आज का चैप्टर हमारा फिनॉल होगा। तो फिनॉल को प्रिपेयर कैसे करते हैं वो तो हम लोग डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं, बेसिक रिएक्शन लिख देंगे हम। और दूसरा फिर हम करेंगे कि फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिनॉल का नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, डिफरेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाओ फिनॉल, आज का हेडिंग लगाओ फिनॉल। देख लिया सब लोगों ने फिनॉल को अच्छे से? रिकॉर्डिंग मैंने 4K कैमरे में स्टार्ट कर दी है। चलो फिनॉल के बारे में थोड़ी सी फिनॉल की हिस्ट्री बताई जाए। कुछ फिनॉल के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं मैं। आप लिखो फिनॉल, और फिनॉल इज आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। ठीक है, लिख लिया आपने फिनॉल कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड, ओके। अब फिनॉल की, हाँ फिनॉल की मैं कहानी बता रहा था आपको कि फिनॉल कहाँ का यूज होता है, वो बताता हूँ आपको। वैसे तो फिनॉल के यूजेस तो हम जानते ही हैं। फिनॉल पॉलीमर में यूज होता है, ड्रग्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फिनॉल बहुत यूज होता है, ड्रग्स बनाने का काम आता है, जैसे हमने पढ़ा था एस्पिरिन बनाने का काम आता है। और पॉलीमर केमिस्ट्री में बेकेलाइट वगैरह, बहुत सारे पॉलीमर्स, रेजिन्स वगैरह जो होते हैं वो सब फिनॉल से ही बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिनॉल की एक हिस्ट्री है, बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है फिनॉल की। मैं उन साइंटिस्ट के नाम बताता हूँ, देख के बताता हूँ साइंटिस्ट के नाम क्या है। हाँ हाँ, फिनॉल का नाम जो है ना, फिनॉल जो है, फिनॉल का नाम फिनॉल इसलिए है कि जिस समय फिनॉल को पहली बार प्रिपेयर किया गया था, फिनॉल को कोलतास से फिनॉल को प्रिपेयर किया जाता, तो उस समय बेंजीन को कुछ लोग फिनी भी बोलते थे, फिनी। तो बेंजीन को फिनी बोलते थे। तो उसी समय पे फिर जब ये बेंजीन पे OH आया तो ये अल्कोहल का OL लगा दिया और उन्होंने फिर उसको फिनॉल लिख लिया। तो बेंजीन को फिनी बोलते थे, उससे वो नाम जो हुआ फिनॉल का, वो फिनॉल हुआ। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसकी एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो सर जोसेफ लिस्टर, इनका नाम है सर जोसेफ लिस्टर। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ पहले टाइम में क्या होता था, ऑपरेशन होते थे ना, ऑपरेशन के समय क्या होता था कि जो मतलब घाव होते थे, तो घाव जो इजीली भर नहीं पाते थे, तो उन्होंने ट्राई किया कि भाई इसके फिनॉल के अंदर एक कपड़ा डाला, प्योर फिनॉल में, और उससे उस घाव को भरा उन्होंने। ठीक है ना, घाव को ऐसे मतलब रखते हैं ना घाव के ऊपर, वैसे रख दिया। तो उन्होंने देखा कि घाव बहुत जल्दी से ठीक हो रहा है। ठीक है, उस समय मतलब सिर्फ ऑपरेट करने की टेक्निक थी, उनको मतलब बहुत कैजुअलिटी होती थी। तो वो बड़ा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा उनका। वो सर जो लिस्टर थे वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अब ये खबर जब इंग्लैंड में गई कि यार फिनॉल के कपड़े से अगर उसको फिनॉल में गीला करके कपड़ा लिया जाए और उसके ऊपर घाव के ऊपर रखा जाए तो घाव ठीक होने लगते हैं, तो ये खबर जब फिनॉल में गई, वहाँ सॉरी इंग्लैंड में गई, तो इंग्लैंड में एक सर थे जिनका नाम है, मैं बताता हूँ आपको, हाँ इंग्लैंड के ऑफिसर का नाम मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ लिखा है। उन्होंने क्या किया कि उसी समय 1865 के आसपास एक बच्चा आया, एक बच्चे मतलब उसके पाँव में इतना घाव था कि उनको लगा कि यार पाँव कट करना पड़ेगा। लेकिन उसी समय इंग्लैंड के डॉक्टर्स ने सुना था कि यार फिनॉल से है ना मतलब घाव भर जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक कॉटन का कपड़ा लिया और एकदम साफ सुथरा और प्योर फिनॉल लिया, उसके अंदर कॉटन के कपड़े को गीला किया और उस बच्चे के उस घाव के ऊपर रख दिया। और ऐसा 4 दिन तक रखा उन्होंने। तो 4 दिन तक रखा, तो 4 दिन बाद उन्होंने देखा कि यार वो घाव जो है ना वो काफी भर गया। हाँ बस ठीक है, फिनॉल से थोड़ा बहुत वो स्किन वहाँ की सराउंडिंग की जो है वो डैमेज होगी, थोड़ी रेड वेड होगी। तो उन्होंने फिर से 4 दिन बाद फिर से उसको कपड़े को फिर से फिनॉल में डुबाया, फिर से उसके ऊपर रख दिया। और फिर ऐसे करते करते मतलब कम से कम एटलीस्ट 6 हफ्ते के अंदर उस बच्चे की पूरा पाँव ठीक हो गया। यानी जो पाँव उस बच्चे का कट करना था, 11 साल का बच्चा था वो पूरा पाँव ठीक हो गया। और फिर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपने दूसरे पेशेंट्स पे इंग्लैंड में करना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम ऐसा था कि जिनके ऑपरेशन होते थे, उनके ऑपरेशन में से 2 में से 1 ही आदमी जिंदा बचता था, क्योंकि आफ्टर ऑपरेशन जो सर्जरी वगैरह के बाद जो होता था ना, वो रिकवरी नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जो कैजुअलिटी 50% थी, वो कैजुअलिटी 15% पे आ गई। यानी फिर इंग्लैंड में 40 लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो 40 में से अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 लोग जो हैं उनकी कैजुअलिटी हुई, बाकी लोग बच गए। जबकि पहले 40 में से 20 लोगों की डेथ होती थी। तो फिनॉल की ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, और जिसमें जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट जिसने किए हैं, आज उसने दुनिया में कितनी लाखों लोगों की जान बचा दी। इसलिए आपके दिमाग में भी छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट आए तो वो जरूर करने चाहिए, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। ठीक है, ओके भाई। अब आज गाड़ी लगाओ, लिखो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो हम डिस्कस करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल।
तो अब लिखो आप हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल। हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल, तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर एक मेथड तो फिनॉल बनाने का हमने बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ा था, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। याद है आप लोगों को? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, कैसे बनाया था फिनॉल को? क्यूमीन, क्यूमीन के अंदर हमने यूज किया था O2 ऑटो ऑक्सीडेशन, सनलाइट, और फिर किया था हमने हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बना था फिनॉल और दूसरा बना था एसीटोल। दो प्रोडक्ट बन गए थे, फिनॉल एंड एसीटोल। इसको नोट कर लो। हाँ, और एसीटोन हमने कहाँ यूज किया था? एसीटोन इज यूज्ड एज ए नेल पॉलिश रिमूवर। फिनॉल का हमने यूज समझ लिया, ड्रग्स में, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज में। ओके, हाँ, नेल पॉलिश रिमूवर, नॉट स्किन रिमूवर। एंड एसीटोन इज आल्सो यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह भी काम होता है। और हम बना सकते हैं डाउस प्रोसेस, बेंजाइन मैकेनिज्म, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, मोल्टन KOH, प्योर KOH, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेंजाइन होके क्या बनता है? Cl की जगह पे आता है OH, तो हो गया फिनॉल। ओके भाई, लिख लो तो चैट बॉक्स में लिखना, डन। मेन ये प्रिपरेशन है क्यूमीन से, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। सेकंड लिखो आप, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। डाउस प्रोसेस का मैकेनिज्म दिवास बेंजाइन मैकेनिज्म, OH माइनस H लेके बेंजाइन। पिछले नोट्स में देख लेना, हमने डिस्कस कर रखा है। फिनॉल में एक तो आप ये करो कि फिनॉल में अगर जिंक डस्ट डाल दें, बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट? फिनॉल में जिंक डालेंगे तो व्हाट इज द प्रोडक्ट? बोलो, लिखो भाई। हाँ, जिंक इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिनॉल में जिंक डालोगे तो ये बनेगा बेंजीन प्लस ZNO, यानी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी ये? रिडक्शन रिएक्शन। और अगर आपने फिनॉल के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, जस्ट लाइक K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिंग हाईली एक्टिवेटेड है। तो हाईली एक्टिवेटेड रिंग में क्या होता है? जब रिंग बहुत एक्टिवेटेड हो, स्ट्रॉन्ग प्लस एम हो, यानी रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो होगा क्या? रिंग का ऑक्सीडेशन होगा। और क्या बनेगा हमारे पास? ये बन जाएगा पैरा बेंजोक्विनोन। देखो इसको, पैरा बेंजोक्विनोन। तो ये हो गया रिडक्शन, और नीचे वाला क्या हो गया हमारा? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। लिखो जरा, कैटिकॉल में भी ये होता है। अगर ये फिनॉल में K2Cr2 डालोगे तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे दो OH होते हैं एक दूसरे के पैरा पे, इसमें K2Cr2 डालोगे तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। और अगर ये ऑर्थो पे होते OH तो क्या बनता है हमारा? ऑर्थो बेंजोक्विनोन। बना लो आप, ए में ये बनाओ, बी में भी सेम प्रोडक्ट बनेगा।
ए बी और एक सी और लिख लो, कैटिकॉल, यानी ऑर्थो पे 2 OH। ये तो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है। इसमें अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे, HiO4 डाल दो, इसमें K2Cr2O7 डाल दो, तो क्या बनेगा? व्हाट इज द प्रोडक्ट? ऑर्थो बेंजोक्विनोन। ऑक्सीडेशन ऑफ रिंग टेक्स प्लेस। मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, मोर इजीली विल बी द ऑक्सीडेशन। क्योंकि रिंग पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो आसानी से ऑक्सीडेशन होता है। क्यों होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस कहां से होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ये बन जाएगा ऑर्थो बेंजोक्विनोन। तीनों रिएक्शन लिख लो, फिनॉल, ABC तीनों। लिख लो तो चैट बॉक्स पर डन लिखना। तो मैंने आपको फिनॉल की 2 रिएक्शन बताई, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। फिनॉल पे 3 OH होते तो 3 OH होंगे तो फिर वो ट्राई कीटो डेरिवेटिव भी बनते हैं। 3 1 2 3 पे CO 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 ऐसे बनते हैं। वो थोड़ा यार रेयर एग्जांपल है वैसे। हो गया भाई? लिख लिया सब लोगों ने? रजत धुमाले बोला कि 6 OH होते तो क्या होता है? पहली बात यार, 6 OH लगाना उसके ऊपर बहुत रेयर है, 6 OH लगाना। और अगर उसको लगा भी दिया किसी तरीके से, वो तो ऑटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एयर में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मिटा दे भाई। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो आप, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल में जब अपन H2SO4 डालते हैं 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसका सल्फोनेशन करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ट्वेंटी वाले पे बनता है ऑर्थो KCTC प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ स्टरिक हिंड्रेंस। यहां बनता है पैरा। 25 डिग्री पे ऑर्थो आइसोमर मेजर बनता है और 100 डिग्री पे पैरा आइसोमर बनता है। ये KCTC प्रोडक्ट है। ये KC प्रोडक्ट है बिकॉज ऑफ 2 ऑर्थो पोजिशन, और ये TC प्रोडक्ट है बिकॉज ऑफ लेस स्टरिकली हिंडर्ड। पहले एक बार लिखो आप, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि यहाँ पे 7 मेंबर रिंग का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना, तो वीक हो रहा है वो। HOS कार्बन कार्बन OH, 7 एटम की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और न्यूट्रल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। न्यूट्रल मतलब ये नेगेटिव चार्ज नहीं है ना यहाँ पे कोई, यहाँ नेगेटिव होता तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक तो ये न्यूट्रल है और 7 मेंबर की है। 7 मेंबर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव कब होती है? अगर वो नेगेटिव की होती, यानी O- हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता। ठीक है, हो गया भाई? अब मैं इसके पहले ना थोड़ा बेंजीन का डिस्कस करता हूँ, फिर वो बेंजीन का मैकेनिज्म बताता हूँ आपको, उससे आपको ये मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा। ये याद रखने वाला पॉइंट है अभी जो मैंने लिखा था। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बेंजीन की रिएक्शन जब करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 से, तो ये बनता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनेशन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसमें जब ऐड करते हैं डाइल्यूट H2SO4 और HCl हीट 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन 40 डिग्री के आसपास है और बैकवर्ड रिएक्शन 150 पे है। ठीक है ना? फॉरवर्ड इज सल्फोनेशन, बैकवर्ड इज डीसल्फोनेशन। पहले लिखो आप इसको, फॉरवर्ड इज सल्फोनेशन, बैकवर्ड रिएक्शन इज डीसल्फोनेशन। रिवर्सिबल प्रोसेस है पूरा, एंड इट इज ए
रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल क्यों है वो अभी अपन मैकेनिज्म से डिस्कस करेंगे। नोट कर लिया। एस्टोसोफोर सल्फोनेशन, डाइल्यूट एस्टोसोफोर डीसल्फोनेशन। डन। लक्ष्य जैन का मैसेज आ गया, डन। कंसंट्रेट एस्टोसोफोर यूज करते हैं या फिर वोलियम यूज करते हैं। देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ SO3 ज्यादा होती है। एस्टोसोफोर मिलके इलेक्ट्रोफाइल जो है ना SO3 बनता है, ठीक है ना। SO3 जो है इट विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है ना। तो फॉरवर्ड जाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। कब? जब कंसंट्रेशन ऑफ एस्टोसोफोर ज्यादा होगा, यानी एस्टोसोफोर ज्यादा होने का मतलब SO3 ज्यादा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। और अगर इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो फिर रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, यानी यहाँ से SO3 निकल जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो फॉरवर्ड जाना है तो कंसंट्रेशन बढ़ा दो, बैकवर्ड जाना है तो डाइल्यूट कर लो, बैकवर्ड आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको फॉरवर्ड का मैकेनिज्म बताता हूँ। अच्छा, फॉरवर्ड का टेम्परेचर लो क्यों है और बैकवर्ड का टेम्परेचर हाई क्यों है? ये अप्रॉक्सीमेटली 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। फॉरवर्ड इज लो टेम्परेचर, बैकवर्ड इज हाई टेम्परेचर। ऐसा क्यों? तब टेम्परेचर कम है, सल्फोनिक एसिड से जब SO3 निकालेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा है। बोलो, हो क्या रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन अपन बेंजीन पे करेंगे और बैकवर्ड इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अपन सल्फोनिक पे करेंगे, तो ये डीएक्टिवेटेड रिंग है ना। तो रिंग जब डीएक्टिवेटेड होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल बनेंगे, तो रिएक्शन के टेम्परेचर क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो डीएक्टिवेटेड रिंग में हाई टेम्परेचर होंगे, बेंजीन में नॉर्मल जैसे 40 डिग्री के आसपास है। और फिनॉल में जाओगे ना तो फिनॉल में टेम्परेचर लो हो जाएंगे, क्योंकि फिनॉल में OH का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? उसका प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। बात समझ रहे हो? ठीक है ना। तो डीएक्टिवेटेड रिंग है इसलिए हाई टेम्परेचर है, ठीक है। अब लिखो पहले मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। इसके कई मैकेनिज्म डिफरेंट सोर्सेज में प्रपोज्ड हैं। वन ऑफ द मैकेनिज्म जो है कि पहले एस्टोसोफोर से SO3 बना लो, इलेक्ट्रोफाइल SO3 बना लो, बेंजीन का अटैक, 5 बॉन्ड ब्रेक। देखो सब लोग, यहां बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स, साथ में बनेगा O-। ठीक है। O- एब्स्ट्रैक्ट H, ये पाई बॉन्ड यहां आएगा, एरोमेटाइज होके ये बन गया सल्फोनिक एसिड। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। हम फिनॉल का करेंगे, फिर एनिलीन का करेंगे। बेंजीन की रिएक्शन तो हम कर चुके हैं, तो फिनॉल एनिलीन करेंगे तो बेंजीन वैसी हो जाएगी। लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया हो तो डन लिखो। कल का चॉकलेट डिस्कस करेंगे, पहले एक बार डन लिखो सब। अब एक चीज देखो, एक होता है हमारे पास इप्सो सब्स्टिट्यूशन। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है और इस पे कोई ग्रुप लगा रखा है हमने G, ये G ग्रुप है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? देखो, हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑर्थो पे अटैक करें, इलेक्ट्रोफाइल का, तो ये होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन। यहाँ अटैक करेंगे तो ये होगा मेटा सब्स्टिट्यूशन। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे तो ये होगा पैरा सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थो, मेटा, पैरा। और अगर इस जगह पे अटैक करके ग्रुप निकाल दिया तो इसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया, तो अब तक हम बेसिकली 3 टाइप की रिएक्शंस करते आए हैं।
ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, मेटा सब्स्टिट्यूशन, पैरा सब्स्टिट्यूशन। और अगर हमने ऐसा कुछ किया कि इस कार्बन पे अटैक कर दिया और यहाँ पे G के जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो प्लस बना ये G+, ये है इप्सो सब्स्टिट्यूशन। यानी जो ग्रुप था ना, ग्रुप वही निकल गया वहां से, उस ग्रुप को उड़ा दिया हमने, तो ये होगा इप्सो सब्स्टिट्यूशन। वो रिएक्शन देख के ये समझ में आ रहा होगा कि इप्सो सब्स्टिट्यूशन होने के लिए देखो, मतलब ये बहुत रेयर रिएक्शन है, हर जगह इप्सो इप्सो नहीं करना है कि आपको रिएक्शन दी, ग्रुप को उड़ा दिया आपने, ठीक है। तो ये है कि G+ जो बनता है इट मस्ट बी स्टेबल, ये स्टेबल आयन होना चाहिए। जैसे 3 डिग्री कैटायन या SO3 गैस निकल रही है, वो सब स्टेबल फॉर्म में निकलना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रोफाइल अगर यहां अटैक करे तो यहां पे रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ऑर्थो मेटा पैरा पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऑर्थो मेटा पैरा पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं का मतलब क्या है? जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे पास एक टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप है, मिथाइल, मिथाइल एंड मिथाइल। अब आपको मैंने बोला कि इसमें H+ डाल के हीट करो, तो बताओ व्हाट इज द प्रोडक्ट। इसमें H+ डाल के हीट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ। बेंजीन बनेगा ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहां अटैक नहीं कर सकते क्योंकि H ही अटैक कर रहा है, H निकल रहा है, यहां सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, यहां पे भी नहीं हो सकता, H अटैक कर रहा है, H निकल रहा है, H अटैक कर रहा है, H निकल रहा है। तो मैं ये सुनाना चाह रहा हूं कि रिंग पे तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो अब रिएक्शन होगा कहां? अगर ये यहां अटैक करेगा तो ये बनेगा बेंजीन, और यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन बन जाएगा? G+ होगा 3 डिग्री कैटायन, और ये 3 डिग्री कैटायन जो है ये स्टेबल कार्बोकैटायन है। व्हाई इट इज स्टेबल? बिकॉज 3 डिग्री कैटायन हैविंग 9 अल्फाइड। गॉट इट? तो समझे आप? तो बेसिकली देयर आर 2 कंडीशन फॉर इप्सो सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन, द लिविंग ग्रुप मस्ट बी स्टेबल आयन, एंड सेकंड वन, द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट फेवरेबल इन ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन। ओ सब लोगों ने आंसर दिया, बेंजीन, बेंजीन, राहुल शर्मा, मोहक सिंह, आदर्श, ऋत्विक, शानदार, गुड। इसको लिखो जरा। नोट कर लिया सबने? नहीं, इप्सो के बाद खुश पूछ रहा है कि अगर कोई कैटायन निकल रहा हो और वहां पे 1 डिग्री बने, रीअरेंज करके 3 डिग्री बने, नहीं, डायरेक्ट जो कार्बोकैटायन निकल रहा है ना वो स्टेबल बनना चाहिए सीधा। वो रीअरेंजमेंट हुआ तो वो तो सेकंड स्टेप हो गया, हमें तो डिस्कस फर्स्ट स्टेप का करना है। नोट किया सबने? नोट करके लिखो चैट बॉक्स में। नोटेड, गुड। अब मैं आपको मैकेनिज्म बताता हूं डीसल्फोनेशन का। मैकेनिज्म ऑफ डीसल्फोनेशन। जैसे आपने H+ डाल के हीट किया ना, तो क्या होगा? इस कार्बन पे होगा H+ का अटैक, उससे बनेगा हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स। लिखो, ये बन गया हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स व्हीलन इंटरमीडिएट अरेनियम आयन, ठीक है। इसके बाद इस स्टेप से सीधा बेंजीन बन जाता है और SO3 इवॉल्व हो जाएगा, बेंजीन, SO3 एंड H+। ये लास्ट वाला स्टेप समझ रहे हो कैसे होगा? ये वाला स्टेप कैसे हो रहा है बताओ? हाँ, रिमूवल ऑफ SO3 हो रहा है। ये इसमें हो क्या रहा है लास्ट स्टेप में कि यहाँ पे ये SO बॉन्ड बनेगा और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पाई बॉन्ड बनाएगा, बेसिकली ये एरोमेटिक हो गया, बेंजीन बन गया। और यहाँ SO3 बनेगा तो O पे चार्ज कौन सा आएगा? O पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे SO बॉन्ड बना, ये सिग्मा यहाँ आया और यहाँ से H+ जो है हमारा रीजनरेट हो गया। ये इप्सो हो रहा है, बेसिकली डीसल्फोनेशन इज एग्जांपल ऑफ इप्सो।
क्यों इप्सो हो रहा है? बिकॉज SO3 इज ए गुड लिविंग ग्रुप और H+ हीट कर दिया हमने। तो आपको जब डीसल्फोनेट करना हो तो आप H+ के साथ हीटिंग कर दो, डीसल्फोनेट हो जाएगा। नोट कर लिया सबने? नोट करो, चैट बॉक्स में लिखो, फिर नोट हो गया। क्यूमीन के ऑर्थो पे हमको Cl लगाना है, ऑर्थो पे क्लोरीन लगाना है। बताओ ये कन्वर्जन कैसे करेंगे? Cl2 FeCl3। देखो अब होगा क्या, डायरेक्ट क्लोरीनेशन, ये इसका डायरेक्टिंग नेचर क्या है? इसका डायरेक्टिंग नेचर तो ऑर्थो पैरा है फॉर इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन ये स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो कम बनेगा क्योंकि ऑर्थो स्टेरिकली हिंडर्ड है और हमें ऑर्थो ही ज्यादा बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें यूज करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्या बनेगा, सल्फोनेशन कर दिया, ठीक है ना। अब सल्फोनेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमारे पास ये जो ग्रुप है ये -M है और ये जो ग्रुप है +H एंड +I है। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ होगा? नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल का अटैक विद रिस्पेक्ट टू आइसोप्रोपाइल ग्रुप होगा और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इसकी पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, तो ऑर्थो पोजीशन ओपन है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसका कर देंगे क्लोरीनेशन। इस क्लोरीनेशन से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हमको? सिर्फ ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ ऑर्थो पे आ गया Cl और यहाँ आ गया SO3H। अब आपको बस क्या करना है, आपको बस ये SO3H रिमूव करना है। तो बताओ यहां से यहां कैसे जाएंगे, बोलो? डीसल्फोनेशन, परफेक्ट। डीसल्फोनेशन यानी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे H+ हीट या डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, वो डीसल्फोनेट हो जाएगा। तो SO3 इज यूज, अपन ये बोल सकते हैं ब्लॉकिंग ऑफ ऑर्थो पैरा पोजिशंस। ऑर्थो पैरा पोजिशन को ब्लॉक करना है आपको कहीं पे, तो वहां कर सकते हो और फिर आपको SO3H हटाना है, आप डीसल्फोनेट कर दो। लिखो इसको। हो गया भाई, SO3H इज मेटा डायरेक्टर। क्यों -M लग रहा है ना, -M लग रहा है तो मेटा डायरेक्टर है। अच्छा हाँ, इस केस में वो भी सही है कि SO3H की मेटा पोजीशन भी है और इसकी ऑर्थो पैरा है, तो दोनों इससे इलेक्ट्रोफाइल हमारा ऑर्थो पे अटैक कर रहा है। ओके, आगे बढ़े। नोट किया सब लोगों ने? नोट कर लो तो चैट बॉक्स में लिखना। लिख लिया भाई? अब एक और कन्वर्जन देते हैं। आपको कन्वर्जन करना है बेंजीन पे NO2 एंड SO3H लगाना है, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो पाथ या दो ऑप्शन। ऑप्शन 1 ये है, पहले हम मिक्स एसिड यानी नाइट्रेशन और फिर करें हम सल्फोनेशन। सेकेंड ऑप्शन ये है कि पहले करें हम सल्फोनेशन और दूसरे में हम करें नाइट्रेशन। आपको बताना है इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। बोलो 1 या 2,
फर्स्ट ऑप्शन टू इज बेस्ट, 2 1 2 1 2 1 2 थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, 2 2 2 क्या भाई? चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है, ठीक है? 2 1 मिक्स, ज़्यादातर लोगों का आंसर सेकंड है, इसका आंसर है फर्स्ट वाला, फर्स्ट इज बेटर। बताओ ऐसा क्यों? सेकंड में क्या दिक्कत है? बोलो। सेकंड में दिक्कत क्या है कि जब हम सल्फोनेशन करेंगे ना, देखो हमने सल्फोनेशन किया, जब हम सल्फोनेशन करते हैं, सल्फोनेशन करने के बाद जब हम नाइट्रेशन करेंगे इसका, तो यहां पे नाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, समझ लो क्या दिक्कत आएगी? नाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो यहाँ पे अटैक करके SO3 को निकाल के बेंजीन बना सकता है ना वापस, यानी बेसिकली क्या हो सकता है? डीसल्फोनेशन हो सकता है। तो कुछ % डीसल्फोनेशन भी होगा, वो सल्फोनिक एसिड बेंजीन में चला जाएगा और फिर बेंजीन जो है नाइट्रेशन कर देगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। तो बेसिकली डीसल्फोनेशन की वजह से फर्स्ट इज बेटर। हाँ, अगर अपन पहले नाइट्रेशन कर देते हैं तो पहले वहां NO2 ग्रुप लगेगा, तो NO2 ग्रुप जो है वो जो है डीसल्फोनेशन नहीं जा सकता, समझ रहे हो? NO2 कैनॉट अंडरगो डीसल्फोनेशन बिकॉज इट इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। गुड लिविंग ग्रुप कौन है? SO3 है। वो होगा क्या? सल्फोनिक एसिड होगा ना, तो सल्फोनिक एसिड जैसे डीसल्फोनेट होकर बेंजीन बना। अब बेंजीन इज मोर रिएक्टिव, तो बेंजीन चाहे कम बनाओ, कंसंट्रेशन कम हो उसकी, लेकिन वो रिएक्टिव ज्यादा है, इसलिए वापस नाइट्रेशन होकर नाइट्रोबेंजीन बनने लगेगा, तो परसेंट यील्ड इस रेट की जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कुल मिला के सल्फोनिक एसिड का डीसल्फोनेशन होने का चांसेस है। स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स से नहीं देख सकते क्योंकि NO2 लगा होता है, SO3 लगाओ, दोनों में स्ट्रॉन्ग -M लग रहे हैं, तो उसमें कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है। सिग्निफिकेंट चेंज तो जब है कि सल्फोनिक एसिड ही डीसल्फोनेट हो रहा है, तुम्हारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही चेंज हो रही है, तो उससे रेट चेंज हो जाएगी। ओके भाई? हाँ, तो डीसल्फोनेशन टेम्परेचर हाई होना चाहिए, हाई होगा ना, क्योंकि जब हम सल्फोनिक एसिड पे नाइट्रेशन करेंगे तो सल्फोनिक एसिड का नाइट्रेशन मतलब क्या? ये हाई टेम्परेचर भी होगा ही नाइट्रेशन। ओके भाई? SO3 स्ट्रॉन्ग -M, NO2 का भी तो स्ट्रॉन्ग -M है, उनमें बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी है। लिख लिया भाई? लिख लो तो बताना। नेक्स्ट लिखो। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। आपने एनसीईआरटी में और बहुत से बुक्स में ये बड़ा फेमस क्वेश्चन दे रखा है कि फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, नाइट्रेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? HNO3 या HNO3 प्लस H2SO4। अगर हम डाइल्यूट यूज करते हैं तो हमारे पास बनता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बनता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, 6 नंबर रिंग है, तो मेजर कौन है? ऑर्थो आइसोमर इज मेजर। 30 to 40% बनता है। ऑर्थो आइसोमर इज मेजर बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 6 मेंबर रिंग है, नेगेटिव चार्ज है, इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और ये रिएक्शन जब हम करते हैं, फिनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3, तो बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल विच इज नोन एज पिक्रिक एसिड। अब आपको बताना है कि यहाँ पे फिनॉल में डाइल्यूट HNO3 में तो एक ही NO2 लगा और कंसंट्रेट HNO3 में 3 NO2 लग गए, ये कैसे? नीचे वाले में 3 NO2 कैसे लगे और ऊपर वाले में तो एक NO2 लगा? बिकॉज ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कंसंट्रेट HNO3 में इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, डाइल्यूट में कंसंट्रेशन कम है। समझ गए? हाई कंसंट्रेशन ऑफ HNO3।
रिपीटिव नाइट्रेशन, परफेक्ट। रिंग डीएक्टिवेट हो रहा है तो भी कंसंट्रेटेड एसिड है ना, और एक्टिवेटेड रिंग है फिनॉल, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो कंसंट्रेशन हाई लेते हैं तो सीधा पिक्रिक एसिड बनेगा, क्योंकि फिनॉल पे रिएक्शन कर रहे हो, बेंजीन पे नहीं कर रहे हो। हो गया भाई? हाँ, वो वाई नॉट अर्पित आनंद, तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना वो भी नेक्स्ट में आएगा, ये नोट कर लिया सबने? ये तो मैंने बस बेसिक आपको ये बताया कि ये मेथड पिक्रिक एसिड बनने लगता है ये। लेकिन ये पिक्रिक एसिड बनाने का अच्छा मेथड नहीं है। मेथड क्या वो डिस्कस करते हैं अपन। सब लोगों ने नोट कर लिया हो तब चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है ना? अब देखो, इक्वेशन ऑफ पिक्रिक एसिड, इक्वेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। ठीक है ना? मैं आपको दो मेथड बताता हूं। फर्स्ट मेथड, फिनॉल react with mixed acid and heating, तो हमारे पास बन गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विच इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। ठीक है ना? मेथड 2 लेते हैं। मेथड 2 में फिनॉल, पहले इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं। देखो, हमको एक SO3S लगाना है या दो SO3S लगाना है, एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो इस केस में, इस मेथड में 2 बार सल्फोनेशन किया। ठीक है ना? पहले फिनॉल में कंसंट्रेट H2SO4 डाला, 2 बार सल्फोनेशन किया, और फिर इसमें मिक्स एसिड डाल के हीटिंग किया, तो ये बन गया पिक्रिक एसिड। ओके, अब आपको ये बताना है, इस एग्जांपल को देख के ये बताओ, पहले तो बताओ कि इससे ये पिक्रिक एसिड कैसे बना, ये वाले स्टेप कैसे हो रहे हैं यहां से यहां, बोलो। इप्सो हो रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब ये प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट हो रहा है, काफी लॉन्ग टाइम पे रिएक्शन करेंगे हम। तो इसमें होगा क्या, लॉन्ग टाइम पे रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, जैसे आपने मिक्स एसिड से नाइट्रेशन किया, तो पहले जैसे यहाँ पे NO2 लग गया, तो जैसे यहाँ लग गया आपका NO2, फिर क्या हुआ, फिर आपने इसको डीसल्फोनेट किया, क्योंकि H पर हीटिंग, लॉन्ग टाइम पे रिएक्शन कर रहे हो, H पर हीटिंग किया तो ये डीसल्फोनेट हो गया, तो डीसल्फोनेट, ये पोजीशन वेकेंट हो गई, फिर यहाँ पे नाइट्रेशन हो गया। ऐसे ही फिर यहाँ पे डीसल्फोनेशन हुआ तो ये पोजीशन वेकेंट हो गई, फिर यहाँ पे नाइट्रेशन हो गया। तो बेसिकली ऐसे होगा, नाइट्रेशन, फिर डीसल्फोनेशन, नाइट्रेशन, डीसल्फोनेशन, नाइट्रेशन। ठीक है? अब आप बताओ कि इन दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है, मेथड 1 या मेथड 2? 2 2 2 1 2 2, ज्यादातर लोगों का आंसर 2 आ रहा है, कुछ कुछ का 1 आ रहा है। अच्छा, आंसर है इसका सेकेंड इज बेटर, ये बेस्ट है। अब आप बताओ कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद फर्स्ट मेथड में दिक्कत क्या है? फर्स्ट मेथड में क्या दिक्कत है? आंसर करेक्ट है आपका, सेकंड इज करेक्ट, तो फर्स्ट में क्या दिक्कत है? फर्स्ट में दिक्कत यह है, इट इज ए एक्टिवेटेड रिंग, और यहाँ पे HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फिनॉल में अगर आपने कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा? तो पहले वाले केस में क्या होगा, नाइट्रेशन accompanied oxidation, along with nitration there is a oxidation and phenol undergo oxidation to form parabenzoquinone, वो parabenzoquinone बनाने का, यानी इसके लिए एक सिंपल बढ़िया स्टेटमेंट है, ऑक्सीडेशन accompanied नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन होते रहेंगे। अब सेकंड वाले में फायदा क्या है कि जब हम डीसल्फोनेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहां लगाते हैं -M से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब रिंग के ऑक्सीडेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं हो रही ना यहाँ पे, तो पहले सल्फोनेशन किया, डीएक्टिवेट हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, अब रिंग का ऑक्सीडेशन होने का चांसेस कम है, इसका मतलब है कि पैराबेंजोक्विनोन बनने के चांसेस कम है। ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमने 2 बार सल्फोनेशन क्यों किया?
हम एक बार सल्फोनेशन करके भी तो रिएक्शन कर सकते थे। यानी अगर मैं ये सल्फोनेशन नहीं लगाऊं, सिर्फ यही सल्फोनेशन करूं, उसमें क्या ड्रॉबैक था? 2 सल्फोनेशन बेस्ट है, बोलो। देखो, एक बार सल्फोनेशन किया होता है यहाँ पे, तो एक बार सल्फोनेशन किया होता, ये SO3H नहीं होता यहाँ पे। तो जब हम मिक्स एसिड से हीटिंग कर रहे हैं, तो मिक्स एसिड से H+ क्या करता, इसको डीसल्फोनेट कर देता। तो इसका डीसल्फोनेशन होकर फिनॉल बन जाता, और फिनॉल बन गया तो फिनॉल फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता? पैराबेंजोक्विनोन में। समझ मेरी बात? कि अगर एक SO3H है तो वो डीसल्फोनेट हो सकता है, वो फिनॉल बना सकता है, और फिनॉल से पैराबेंजोक्विनोन बन जाएगा। लेकिन अगर 2 हैं तो हो सकता है कि ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ दिस ऑर्थो पोजिशन वन ऑफ द सल्फोनिक ग्रुप कैन अंडरगो डीसल्फोनेशन। अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, एक डीसल्फोनेट हो भी गया तो दूसरा प्रेजेंट है। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो अब ये बताओ कि यानी इसका आंसर है कि ताकि फिनॉल नहीं बन पाए वापस। अब आप ये बताओ कि हमें 3 बार सल्फोनेशन क्यों नहीं किया? हम यहां भी SO3H, यहां भी 3 बार क्यों नहीं लगाया हमने? उसका क्या रीजन है? 3 लगाएंगे तो वापस हमको यहाँ नाइट्रेशन ही तो करना है। अगर हमने 3 बार सल्फोनेशन किया होता तो एक बार फिर से डीसल्फोनेट करना पड़ता, फिर ये बनाना पड़ता, फिर ये नाइट्रेशन करना पड़ेगा। तो हमको एक पोजीशन तो वेकेंट रखनी पड़ेगी ना, जहां पे हम नाइट्रेशन कर पाए उसका। बात समझ रहे हो? तो वापस हमको यही बनाना पड़ता, इसलिए अपन 3 नहीं लगाएंगे सल्फोनिक ग्रुप, और 1 सल्फोनिक नहीं लगाएंगे। बेस्ट कौन सा होता है? 2 सल्फोनिक ग्रुप। तो इसको नोट करो और लिखो मेथड 2 इज बेटर। खुश कह रहा टाइम खराब होता है इसलिए 3 नहीं लगाएंगे। कैसे इंश्योर करें कि 2 लगाएंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है रिएक्शन। हमें पता होता है कि स्पेसिफिक इस टेम्परेचर पे एक सल्फोनेशन लगता है, फिर उससे हाई टेम्परेचर पे 2 लगते हैं, उससे हाई पे 3 लगते हैं। तुम्हारे डाउट के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एक पिक्रिक एसिड का। पहले इसको लिखो आप, दोनों रिएक्शन नोट कर लो, और वहां नीचे लिखो मेथड 2 इज बेटर इंग्लिश लोगों ने। वहां लिखो मेथड 2 इज बेटर because in method 1, मान लिखो method 2 is better because in method 1 oxidation accompanied nitration। दोनों साथ साथ आएंगे, ऑक्सीडेशन accompanied nitration। method 2 is better because in method 1 oxidation accompanied nitration। फिर नीचे लिखो in method 2 मेथड 2 में क्या लिखोगे? इन मेथड 2 ड्यू टू सल्फोनेशन, इन मेथड 2 ड्यू टू सल्फोनेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग विल डिक्रीज। इन मेथड 2 ड्यू टू सल्फोनेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग विल डिक्रीज। लिख लिया आपने? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग विल डिक्रीज, therefore chances of oxidation of ring is less, therefore chances of oxidation of ring is less। ठीक है, एक बच्चे का डाउट था कि 1 NO2 2 NO2 3 NO2 कैसे लगते हैं, कैसे पता चलता है? जैसे ये है टॉलिन, टॉलिन में जब अपन नाइट्रेशन करते हैं ना, टॉलिन में आपने नाइट्रेशन किया 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 30 to 40 के आसपास, तो टॉलिन में 1 NO2 लगता है, मोनोनाइट्रेशन। और यही HNO3 और हीटिंग करते हैं 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे लगते हैं 2 NO2 प्लस अदर आइसोमर्स। और यही अगर हम करते हैं कंसंट्रेट HNO3 एंड 110 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो यहाँ पे बताओ कितने NO2 लगते हैं? ये लगते हैं 3 NO2। और ये वेल नोन फेमस कंपाउंड बनता है, क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है नीचे वाले का? इसका नाम है TNT। ओके, तो आप समझे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि आपको किस टाइम क्या बनाना है, 1 NO2, 2 NO2, 3 NO2, उसके अकॉर्डिंग करते हैं हम नाइट्रेशन के केस में। धमाका कंपाउंड वेबोसेट का एज यूजुअल। तो फिनॉल की बस एक रिएक्शन रह गई है, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल। उसके 8-10 एग्जाम्पल कराने, वो हो जाएंगे कल। तो आजकल क्लासें कितनी चल रही है तुम्हारी? सेकंड में अल्कोहल क्यों है? ओ सॉरी, सेकंड में गलत हो गया। वो 3-4 संडे को टेस्ट भी है। चलो फिर, तो फिर अपने को फिनॉल पूरा करना है, अगले लेक्चर में फिनॉल पूरा हो जाएगा। उसके बाद एनिलीन करना है, समझ लो। तो फिनॉल करना है, एनिलीन करना है, और एनिलीन जो है एक लेक्चर पूरा हो जाएगा आराम से। तो हमारा बेसिकली 2 लेक्चर और हैं बस। उसके बाद एरोमेटिक पूरा हो गया। तो बेंजीन की जो एरोमेटिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस जो करवाई थी 11th क्लास में, उसको आप फिर से रिवाइज करना एग्जाम के बाद, और फिर से 11th की एरोमेटिक की जो बेंजीन डेरिवेटिव की बेसिक रिएक्शंस करवाई थी उनका आप रिवीजन करना पूरा, ठीक है ना। और अभी मैं आपको फिनॉल और एनिलीन की रिएक्शन करूँगा। उसके बाद फिर हम लास्ट चैप्टर लेंगे, बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर्स। छोटे छोटे चैप्टर है वो तो। ओके, हाँ, फिनॉल और एनिलीन में वैसे पुराना बेंजीन के सवाल आते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बेटर है कि तुम एक बार पढ़ लो। कल रात को मैंने देखा नोट्स तुम्हारे मंगवाए थे, कहाँ तक पढ़ाया था, तो मेरे को समय ने रात को नोट्स प्रोवाइड किए, थैंक यू समय। तो वो चाहो तो समय के नोट्स है मेरे पास, मैं तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा तुम्हारे पास, तो तुमको जिसके पास नहीं होंगे उसको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ाया था। बेसिक बेसिक पढ़ाया था अपने पूरा, उसको रिवाइज कर लेना एक बार। और एल्कोहल ईथर की शीट कर लेना, ठीक है ना। तो अपन आज थर्सडे है ना, अच्छा आज वेडनेसडे है क्या? तो फिर अपनी कल क्लास और होगी, फिर फ्राइडे को नहीं होगी। तो कल अपन फिनॉल को पूरा कर लेते हैं और एनिलीन को आधा कर लेते हैं। ओके, फिर कोई इशू नहीं, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, फ्राइडे टू संडे ऑफ। वो तो मैंने कह दिया था ना, पहले हफ्ते में 4 ही क्लास होगी, तो फ्राइडे संडे ऑफ। इसके बाद एक टॉपिक वो लेना है, वो अगले हफ्ते कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। कल एल्कोहल ईथर की शीट का डिस्कशन कर लें। हाँ, ऐप के अंदर टेस्ट डल रहे हैं, ऐप के अंदर फिनिक्स के ऐप के अंदर पुराने भी टेस्ट डले हैं, कार्बन कंपाउंड के 4-5। तुम लोगों ने ट्राई किया टेस्ट? मैं तुम्हारे हर एक सब टॉपिक वाइज टेस्ट डाल रहा हूँ ऐप के अंदर, मतलब एक एक टॉपिक वाइज, आयोडोफॉर्म पे, एल्डोल पे, कैनिजरो पे, तो वो अपने फिनिक्स ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। और वैसे अभी मैंने बोल अपलोड के लिए भेज दिए हैं, तो हर 2-3 दिन में, 2-2 दिन में एक अपलोड होने लगेगा। चले फिर, हाँ, आज अपना रिग्नार्ड का प्रीमियर है। पहले मैंने एनिमेशन पे जो काम स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ मई में काम स्टार्ट किया था, मई, जून एंड जुलाई, अगस्त, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। तो मई लास्ट में थोड़ा स्टार्ट किया था, तो अभी मैंने कुछ एनिमेशन बना लिए हैं। तो अब मैं हर वीक में एक एनिमेशन रिलीज करूंगा। तो आज जो है अपना रिग्नार्ड का है, और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना IIT JEE के अंदर, उन पे बनाऊंगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस साल जब तुम JEE का एग्जाम देने जाओ, उसके पहले हर वेल नोन रिएक्शन का एक एनिमेशन आप जरूर देखो, समझो। यानी जब पेपर करोगे ना JEE का, तो तुम्हें पेपर करते वक्त एकदम एनिमेशन वाली फील आनी चाहिए कि यार ये तो नैपकिन का रेड कलर है, ये रेड कलर तो हमने बहुत अच्छे से लाल ही लाल देखा था पूरा। गॉट इट? तो आपकी बेस्ट विशेष चाहिए। हमने जो बनाया है उसको आज हम लॉन्च करेंगे, और इसको हम कंटिन्यूसली इंप्रूव करेंगे। और जब तुम अगले साल IIT में जाओगे तो तुम्हारा हेल्प लेंगे, तुम्हारे थ्रू हम डिफरेंट नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। और अगर तुम किसी को जानते हो कि जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ मुझे उसको रिकमेंड करो। अच्छा होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए, समझे? तो सस्ता मतलब ठीक ठाक रेट में, यंग एनर्जेटिक काम करने वाला बंदा। ओके भाई, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हाँ, वो अपना एनिमेशन वाला वीडियो ज़रा शेयर जरूर करना, उसको लाइक शेयर अपने फ्रेंड सर्किल में, शहर में, गांव में, हर जगह, हिंदुस्तान के हर बच्चे को पता चल जाए।